हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ अवर चैनल पनेश्वर कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशंस एंड आई एम पीयूष। तो इस पर्टिकुलर सेशन में आपको पता है हम जो सुप्रीम कोर्ट जेसीए के लिए अपनी सीरीज़ कर रहे हैं, इसमें मैं आपको अभी प्री क्यूज़ करा रहा हूँ, है ना। इस पी क्यू की सीरीज़ में हम जो मैथ्स और रीजनिंग का बेसिकली सेशन है वो कर चुके हैं। एंड अभी हम फिलहाल रीजन जीके का सेशन कर रहे हैं, है ना। और ये जो आज का सेशन होगा वो जीके भी इसमें हम डिस्कस करेंगे और कंप्यूटर भी डिस्कस करेंगे, है ना। ये आपका कुछ जीके क्वेश्चंस होंगे, उसके बाद में आपके कंप्यूटर के क्वेश्चंस भी होंगे, जो कि 26 सितंबर 2022 में आपका ये एग्ज़ाम हुआ था। और इसके मैंने पहले आपको जीके के 2 सेशन करा दिए हैं, ये आपका थर्ड सेशन है ना, जिसमें आपका कंप्यूटर भी इंक्लूडेड है। शुरू करते हैं इस वाले सेशन को एंड आपका आई गेस अच्छा रिस्पांस आएगा। तो हम इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जीके में, जैसे कि इंपॉर्टेंट सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट हो गए, या फिर आपके कंप्यूटर के कुछ बूस्टर वगैरह सीरीज हो गई, तो वो भी हम ट्राई करेंगे कि ये आपको दे पाएँ, है ना। ज़्यादा से ज़्यादा सेशन को शेयर करिएगा एंड फिलहाल तो हम शुरू करते हैं। अच्छा, कुछ बच्चे बोलेंगे सर इसमें तो सिर्फ एप्टीट्यूड आना है, तो डियर जो एप्टीट्यूड है ना उसमें ही रीजनिंग के क्वेश्चंस भी देखने को मिलेंगे। सेम आपका 2022 में हुआ था। हमने जो मैथ्स का सेशन किया है ना, उसमें आप जाकर के देखोगे तो आपको दिखेगा कि उसमें रीजनिंग के भी क्वेश्चंस इंक्लूडेड हैं, ठीक है। तो फिलहाल हमने यहाँ तक के सारे क्वेश्चन, देखो ये सारे के हमने इसके साथ जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, कई सारी बहुत सी चीज़ें भी कवर कर रखी हैं, तो इनको आप पीछे के लेक्चर को भी कंप्लीट जरूर कर लीजिएगा। अब हमारा आज का क्वेश्चन ये है, सबसे पहला एक बार मैं जरा ये साइड की चीज़ें हटा देता हूँ कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। अब देखो, सबसे पहले आपने देखा कि ये यहाँ पे क्या लिखा है, ट्राइग्वे लाई लिखा है, ये घाना से रिलेटेड दिखा रहा है। फिर आपका यूथ एंड वर्मा म्यांमार से दिखा रहा है। ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रिया का आपका कर्ट वॉल्डहेम दिखा रहा है। तो बेसिकली ये सब है क्या चीज़ें, है ना। पहले तो आपके दिमाग में यही आना चाहिए। तो यार ये क्वेश्चन जो है ना अपने आप में ही जटिल है। जिन बच्चों ने थोड़ा सा बिल्कुल अंदर घुस के चीज़ों को नहीं पढ़ा होगा ना, उनको ये देख के समझ ही नहीं आएगा। मुझे भी इवन जब मैंने यहाँ पे ये इसका नाम देखा ना, बान की मून देखा, कर्ट वर्ल्डहेम देखा, जब इनके मैंने नाम देखे तब मुझे थोड़ी क्लैरिटी आई कि यार ये हैं क्या। देखो बेसिकली आप ये जो भी नाम देख रहे हो, ट्राइगवेल आई हैं, यूथ हंट हो गए, या फिर आपके ये जो कर्ट वाइल्डहेम हो गए, ये सारे के सारे कहीं ना कहीं क्या हैं, आपके यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल रह चुके हैं। क्या है ये, यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल। अब यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल पे जो प्रेजेंट वाले हैं आज के समय के हैं, उन पे तो क्वेश्चन आ चुका है, रेलवे में भी आ चुका है, एसएससी में भी आ चुका है, लेकिन यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट एक कदम आगे जाके इसने पीछे के ये सेक्रेटरी जनरल और उनके देश के नाम दे रखे हैं। क्या ये इस देश से रिलेटेड हैं, क्या इस देश से रिलेटेड हैं या नहीं है ना, इस तरीके की चीज़ें। तो अगर हम यहाँ देखते हैं, यार सबसे पहले तो बात यही आती है कि आज के टाइम की भी पहले हम बात कर लें जरा। यूनाइटेड नेशंस के आज के टाइम पे सेक्रेटरी जनरल हैं एंटोनियो गुटरस। एंटोनियो गुटरस हैं, है ना। अब एक काम मैं आपके काबिल कंधों पे छोड़ता हूँ कि जरा मुझे ये बताओ, एंटोनियो गुटरस कौन सी कंट्री से आते हैं, ठीक है। कौन सी कंट्री से आपका इनका ओरिजिन हुआ है, मतलब कौन सी कंट्री में पैदा हुए। और अगर हम बात करें यूनाइटेड नेशंस की, तो ये यूनाइटेड नेशन के आज के टाइम पे कितने मेंबर स्टेट हैं, तो 193 मेंबर जो हैं इसके कंट्रीज हैं, और 2 आपके ऑब्जर्वर हैं, तो 193 प्लस 2। अच्छा, अब आप कहोगे कि सर क्या हम इनका सबका नाम रटते बैठेंगे, कितने सारे हुए होंगे आज तक, सबका नाम याद करेंगे फिर तो बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी। यार कोई बड़ी समस्या वाली बात नहीं है। स्टैटिक जीके में मैं ये हमेशा ही बोलता हूँ बच्चों से कि आपको यूनाइटेड नेशन हो गए, या फिर अपने इंडिया में प्राइम मिनिस्टर हो गए, प्रेसिडेंट हो गए, ठीक है, तो इन सभी से क्वेश्चंस आने की पूरी पूरी संभावना होती है। या फिर आपका यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में कौन कौन से मेंबर कंट्रीज हैं, है ना, कौन से ईयर में कौन सी कंट्री पिछले 4-5 साल के, मतलब पिछले 4-5 बार के देख के आपको जाना ही जाना होता है, क्योंकि यूएन का जो सेक्रेटरी जनरल हैं आज तक सिर्फ 9 हुए हैं, ठीक है। तो अपने आप में ही मतलब ये थोड़े से ध्यान में रखने वाली बात हो जाती है। इतना कठिन भी नहीं है, देखो मैं आपको बताता हूँ नाम। सबसे पहले आपका, अच्छा, यूनाइटेड नेशन कब फॉर्म हुआ, 1945 में फॉर्म हुआ, ठीक है। तो उस टाइम पे बने थे आपके सर ग्लैडविन जेब। ग्लैडविन जेब, है ना। इनको आप बस जेब करके याद रख लेना, क्योंकि आपको पूरा कोई वैसा एग्जाम तो है नहीं थ्योरेटिकल, आपको बस ऑप्शन देख के थोड़ा सा दिमाग में क्लिक होना चाहिए। फिर एक्चुअली में ये जो थे ना, इनको आप नंबर वन भी नहीं बोलोगे, एक तरीके से ये क्या है, 1 साल के लिए रहे। 1 साल भी नहीं रहे ये, मतलब आपके अक्टूबर में बने थे, अक्टूबर 1945 में, और फैब 1946 में फिर इसके इलेक्शन हुए थे, है ना। तो ये कितने महीने के लिए बन गए आपके, लमसम लमसम 4-5 महीने के लिए, है ना, 4-5 महीने के लिए। इसके बाद जो नंबर वन पे आते हैं वो हैं आपके टीएच लाई, ठीक है। टीएच लाई यहाँ देख रहे हो, ये घाना से नहीं, नॉर्वेजियन थे ये, ठीक है, नॉर्वे से बिलोंग करते थे। इसके बाद में यूथ हंट नहीं आते, इसके बाद में आते हैं आपके वो हैमर करके हैं एक, ठीक है।
हैमर। ये मतलब मैंने ऐसे याद कर रखा है, इनका पूरा नाम थोड़ा सा लंबा है, तो आप भी हैमर करके याद रख सकते हो, ठीक है। इसके बाद में आए थे यूथ हंट, है ना। देखो यूथ हंट वर्मा के थे, बिल्कुल सही बात है, म्यांमार के थे। इसके बाद में ये है पहले, दूसरे हैमर, तीसरे यूथ हंट, चौथे पे आए थे आपके वर्ल्ड हिम, ठीक है, वर्ल्ड हिम, है ना। फिर वर्ल्ड हिम ऑस्ट्रेलिया से, ऑस्ट्रिया से थे, ये बिल्कुल सही बात है। फिर पांचवें पे आए थे आपके कूलर थे, है ना, कूलर। इसके बाद छठवें नंबर पे आए आपके, यहाँ लिख रहा हूँ छठवां, छठवें नंबर पे आए थे घाली करके थे, है ना, घाली। पूरा नाम बिल्कुल याद रखने की आवश्यकता नहीं है ना। फिर आए थे कोफी अन्नान। कोफी अन्नान का नाम तो कई लोगों ने सुना भी होगा। आठवें नंबर पे आए थे आपकी बान की मून, है ना। बान की मून तो पूरी 10 साल रही थी। बान की मून, सबको पता ही होगा भाई, बान की मून साउथ कोरिया की हैं। ये देखो, है ना, बान की मून कहाँ से, साउथ कोरिया से हैं। और ये इसके जस्ट बाद फिर 9वें नंबर पे आ गए थे आपके ये एंटोनियो गुटरस, है ना। एंटोनियो गुटरस कौन से साल में आए थे, 2017 में। तो ये अराउंड वही 2027 तक इनका जो है वो चलेगा कार्यकाल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो किसी ने बच्चे ने तो तुक्का मार दिया और कर्ट वॉल्डेम करके आ गया, बिल्कुल गलत आंसर है ये। इसको नेगेटिव मार्किंग मिली होगी। इसका सही उत्तर होगा ट्राइव लाई, क्योंकि ये घाना से नहीं, नॉर्वे से थे, यही करेक्टली मैच नहीं है। ठीक है, अगले वाले क्वेश्चन पे आते हैं। क्या कह रहा है, नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। अब आपको देखो पता होगा, नहीं पता है तो समझ लीजिए, जब भी हम इन्वेस्टमेंट करते हैं या फिर जो आपका एक्सपेंडिचर होता है, जो भी आपका एक्सपेंडिचर होता है वो दो तरीके का होता है। एक होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक। एक होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। भाई आपने अगर कभी बजट का सेशन सुना है, या बजट के जो भी पीडीएफ वगैरह आती है वो अगर आपने पढ़ी होगी, तो आपको समझ में आता होगा कि सर एक तो कैपिटल बजट होता है, एक रेवेन्यू बजट होता है ना। अच्छा, वैसे तो एक डिफर्ड भी होता है, लेकिन डिफर्ड अभी आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, आप कैपिटल को समझिए कि कैपिटल का मतलब क्या होता है। ये आपका लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होता है। क्या होता है ये, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। यानी कि आपने यहाँ पे कुछ ना कुछ एसेट गेन किए, बात समझना। आपने यहाँ पर क्या बनाए, अपने एसेट्स बनाए। जैसे कि सरकार ने कोई बिल्डिंग बना दी, है ना, बिल्डिंग बनाने पे खर्चा किया। अब ये बिल्डिंग तो खड़ी रहेगी ना काफ़ी लंबे समय तक, तो इसका यूज़ होगा। फिर जैसे कि सरकार ने रोड बना दिए, अब रोड पे क्या होगा भैया, रोड पे खर्चा तो किया, लेकिन उससे सरकार को कहीं ना कहीं लंबे टर्म तक फ़ायदा भी होता रहेगा, टोल टैक्स आता रहेगा, ठीक है। फिर जैसे कि कोई व्हीकल ले लिया, तो वो भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होते हैं। तो जो भी इस तरीके के इन्वेस्टमेंट हैं जहाँ पे आपका लॉन्ग टर्म तक सरकार का विजन होता है, उसको जैसे कोई प्रॉपर्टी ले लेना, इक्विपमेंट ले लेना, ये सारे कैपिटल एक्सपेंडिचर में आते हैं। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में क्या होता है कि जो आपका मतलब बेसिकली दीज, इसको आप बोल सकते हो एक्सपेंसेस इनकर्ड इन रनिंग अ बिजनेस, है ना, इन रनिंग अ बिजनेस। यानी कि आपको अपना बिजनेस चलाते रहने के लिए इसमें अपने एक्सपेंसेस करने पड़ेंगे। जैसे कि आपकी जो सैलरीज है एम्प्लॉयज़ की, आपको अपना बिजनेस रन करने के लिए इनको एम्प्लॉयज़ को सैलरी देनी है, लेकिन वो कोई बहुत लंबे समय तक तो नहीं है, हर महीने आपको सैलरीज देनी है। या फिर आपको रेंट देना है, कहीं पे आपने बिल्डिंग ले रखी है, उसका रेंट देना है। या फिर आपने सपोज करो कोई एडवर्टीजमेंट करा, है ना, एडवर्टीजमेंट पे जो भी खर्चा हो रहा है, इन सबको बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। जिससे कि आपका बिजनेस का जो ऑपरेशन है और सपोर्ट, ऑपरेशन एंड सपोर्ट बेसिकली वो मतलब किस बिना किसी समस्या के चलता रहे, ठीक है। तो अब ये कह रहा है कि फिक्स्ड कैपिटल, फिक्स्ड कैपिटल समझते हो ना, जो भी आपका कैपिटल यानी कि जो भी लॉन्ग टर्म एसेट नहीं है, उसका एग्जांपल क्या होगा, जो टूल्स हैं आपकी फैक्ट्री में काम करने के लिए, क्या वो ऐसा है कि एक फाइनेंशियल ईयर के बाद अगले फाइनेंशियल ईयर में यूज़ नहीं किए जा सकते, बिल्कुल किए जा सकते हैं। यहाँ पे सिंपल टूल्स की बात हो रही है। सिंपल टूल में आपका ये हो सकता है, फावड़ा हो सकता है। जैसे कोई बिल्डिंग बनानी है, उसमें फावड़ा है, तो फावड़ा तो कई बिजनेस ईयर तक चलेगा, बात समझ पा रहे हैं। जैसे बिल्डिंग है, बिल्डिंग तो काफ़ी लंबे समय तक बनती है, सोफिस्टिकेटेड मशीन्स हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि हर फाइनेंशियल ईयर में नई मशीन लेकर के आएंगे। उसके लिए तो वो आपकी कॉन्टीन्यूसली वो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है ये हमारा। लेकिन जो मनी इन हैंड है, मनी इन हैंड क्या होता है बेसिकली, कि मैंने अपने हाथ में कुछ पैसा लेके रखा है, जो मुझे एडवर्टीजमेंट पे लगाना पड़ेगा, सेल्स टारगेट अपने अचीव करने के लिए लगाना पड़ेगा, सैलरीज में देना पड़ेगा। तो ये हमारा फिक्स्ड कैपिटल का एग्जाम्पल नहीं है, ये हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, ठीक है। इसको हम बोल देते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। यही आपका ये सही उत्तर है ना। अगले वाले क्वेश्चन पे आते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर डिड इंडिया लॉन्च इट्स नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज। अच्छा, क्या क्लाइमेट चेंज पे के लिए इंडिया ने अपना नेशनल एक्शन प्लान कब, कौन से साल में लॉन्च किया। तो यार ये मनमोहन सिंह जी के टाइम पे लॉन्च हुआ था 2008 में, है ना।
2008 में लॉन्च हुआ था। और इसके जो हेड होते हैं, यानी कि इसको जो कौन गाइड करता है, तो इसमें पीएम की काउंसिल बनती है। ये भी एक क्वेश्चन आ सकता है अगली बार कि पीएमसीसीसी क्या है। तो ये होती है प्राइम मिनिस्टर्स काउंसिल ऑन क्लाइमेट चेंज, ठीक है। काउंसिल ऑन क्लाइमेट चेंज। अगर कोई पूछता है कि भैया नेशनल एक्शन प्लान को गाइड कौन करती है, कौन सी काउंसिल गाइड करती है, तो प्राइम मिनिस्टर्स काउंसिल ऑन क्लाइमेट चेंज करती है। और इसमें एक सवाल और आता है कि इस एनएपीसीसी, ये जो नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज है एनएपीसीसी, इसमें कितने मिशन यहाँ पे सेट किए गए थे। तो टोटल 8 मिशन किए गए थे, 2008 में लॉन्च हुआ। 8 मिशन कौन कौन से हैं? वो नेशनल सोलर मिशन, जिसके तहत आज के टाइम पे भी आप देखते होगे, जो भी आप ये सोलर बल्ब, सॉरी, सोलर सेल लगवाते हो, तो उसके लिए कहीं ना कहीं कुछ ऑफ मिलता है ना, उसके लिए कंसेशन दिया जाता है, उसको प्रमोट करते हैं। तो वो भी इस नेशनल सोलर मिशन के अंतर्गत ही किया जाता है। फिर एक है आपका नेशनल मिशन, ये मैं एनएम करके लिख देता हूँ, नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल हैबिटेट, है ना, सस्टेनेबल हैबिटेट। फिर है आपका तीसरे नंबर पे नेशनल वाटर मिशन, है ना, नेशनल वाटर मिशन को लिख लेना अपना आगे। फिर आपका है एक ग्रीन इंडिया मिशन, है ना, ग्रीन इंडिया मिशन। ये सवाल आते रहते हैं, कई बार पूछ लेगा ग्रीन इंडिया मिशन किस ईयर में लाया गया। तो भाई कुल मिला के आपको याद रखना है, एनएपीसीसी एक बहुत बड़ा आपकी एक रूलिंग आई 2008 में, जिसके अंदर हमारे 8 मिशन थे, ठीक है। वाटर हो गया, ग्रीन इंडिया मिशन हो गया। फिर है आपका नेशनल नेशनल मिशन था उसका, क्या बोलते हैं, सस्टेनिंग हिमालयन, सस्टेनिंग हिमालयन इकोसिस्टम, हिमालयन इकोसिस्टम, है ना। जबकि आज अगर आप देखोगे तो हिमालय के पहाड़ पे कहीं ना कहीं कटाई मिलती दिखेगी, क्या करें लेकिन। इसके बाद आपका छठवें नंबर पे आ जाता है नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल हैबिटेट, करा दिया, वाटर वाला करा दिया मैंने। तो बच रहा है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, है ना, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, लिख लेना इसको, एग्रीकल्चर। फिर आपका सातवें नंबर पे आ जाएगा ये स्ट्रेटेजिक नॉलेज, स्ट्रेटेजिक नॉलेज ऑन क्लाइमेट चेंज, है ना, ऑन क्लाइमेट चेंज। तो ये हो गया आपका सातवां। अब एक और रहता है क्या, एक सेकंड एक सेकंड, नेशनल सोलर मिशन हो गया, ठीक है। फिर आपका सस्टेनेबल हैबिटेट हो गया। अच्छा, एक ये वाला रह गया, इन्हेंस्ड एनर्जी एफिशिएंसी, इसको बोलते हैं एनएमईई। ई क्या है? इन्हेंस्ड एनर्जी एफिशिएंसी, इन्हेंस्ड एनर्जी एफिशिएंसी, ठीक है। ये है आपका नेशनल मिशन फॉर इन्हेंस्ड एनर्जी एफिशिएंसी। कुल मिलाकर के ये आपका पूरा एनए, नेशनल एक्शन प्लान फॉर क्लाइमेट चेंज, दैट इज एनएपीसीसी, उसका पूरी कहानी है। इतना से याद रखोगे, इससे कोई सवाल छूटेगा नहीं। अब आ जाओ अगले सवाल पे, क्या कह रहा है, द बुक गुलामगिरी वॉज रिटन। भाई तो ये तो सबको ही पता है, इजी सा क्वेश्चन है, बताओ फटाक से। तो भैया ज्योतिबा फूले जी ने जो है इसको लिखा हुआ था, कहाँ है, हाँ, ज्योतिराव फूले। और फिर इसके ऊपर मूवी भी तो आ रही है जून में कोई, है ना, उसमें वो वाला एक्टर है जो स्कैम में था, स्कैम 1992 था, 3 था। और ये मूवी आई थी 1873 में, ठीक। चलो अगले वाले क्वेश्चन पे आते हैं। ये सवाल कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। ये तो सबसे लल्लू पंजू है। देखो यहाँ पे आपको फंडामेंटल राइट से क्वेश्चन पूछा गया है, और सुप्रीम कोर्ट का एग्जाम है, और आपके फंडामेंटल राइट से क्वेश्चन ना आए तो ऐसा हो ही नहीं सकता है। बताओ भैया आर्टिकल 14 में क्या है? क्या आर्टिकल 14 में जो इक्वलिटी बिफोर लॉ है, वो सिर्फ इंडियन सिटीजन्स के लिए है? बताइए। तो भैया बात ऐसी है कि जो आर्टिकल 14 है ना, इसका स्कोप बहुत बड़ा है। ये सिर्फ इंडियन सिटीजन्स को नहीं है, ये बोलता है कि टेरिटरी ऑफ इंडिया में, यानी कि अगर आप इंडियन टेरिटरी में हो, इसका मतलब है कि आप आर्टिकल 14 के अंदर आ जाते हो। इसमें आप सिटीजन ऑफ इंडिया हो या आप नॉन सिटीजन ऑफ इंडिया हो, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो अगर आपको आर्टिकल 14 के बारे में बोला जाता है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप मतलब हमारे इंडिया के सिटीजन होने चाहिए, नहीं होने चाहिए। आप अगर इंडियन टेरिटरी के अंदर हो, दैट मीन्स ये इसकी यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी होती है, ठीक है। याद रखिएगा इस चीज़ को। तो आर्टिकल 14 अपने मतलब भारतीय सिटीजन के अलावा भी लोगों को दिया जा सकता है। लेकिन जब हम बात करते हैं आर्टिकल 15 की, आर्टिकल 16 की, आर्टिकल 19 की, आर्टिकल 29 की और आर्टिकल 30 की,
तो ये जो आर्टिकल्स हैं ये सिर्फ इंडियन सिटीजन्स के लिए हैं, फॉर इंडियन सिटीजन्स। ठीक है, इसको लिख के रख लो एक बार। अच्छा, इसका मतलब इसके अलावा जो भी आपके फंडामेंटल राइट्स हैं, इसके अलावा जो भी फंडामेंटल राइट्स हैं ना, वो यूनिवर्सल हैं, यानी कि वो हर किसी के ऊपर एप्लीकेबल होंगे। अच्छा, इन आर्टिकल का मतलब भी समझ लो। आर्टिकल 15 में सबको पता ही होगा भैया, आर्टिकल 15 क्या बोलता है कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, इक्वल अपॉर्चुनिटी होना चाहिए। तो ये क्या है आपका, डिस्क्रिमिनेशन से रिलेटेड। डिस्क्रिमिनेशन किसी के साथ नहीं करना है, इक्वल अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए, इंडियन सिटीजन के लिए है ये। आर्टिकल 16 की बात करें भैया, आर्टिकल 16 में है इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल। इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल। ठीक। आर्टिकल नंबर 19 क्या बात करता है भैया, ये बोलता है प्रोटेक्शन ऑफ द फ्रीडम ऑफ सिटीजन्स। ठीक है, प्रोटेक्शन ऑफ फ्रीडम ऑफ सिटीजन्स। ठीक है, यानी कि इसके अंदर आपका फ्रीडम ऑफ स्पीच आ जाता है, असेंबल पीसफुली होके आ जाता है, एसोसिएशन आ जाते हैं, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट आ जाता है, डिटेंशन आ जाता है, और प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिफेमेशन आ जाता है ना। ज़्यादा डिटेल में अभी नहीं जाते अपन। आर्टिकल 29 क्या बोलता है भैया, ये बोलता है प्रोटेक्शन ऑफ द राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज। प्रोटेक्शन ऑफ द राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज। अब आप अगर इन आर्टिकल्स को देखोगे ना, तो ये अपने आप में ही बता रहे हैं चीख चीख के कि यार मैं किसी और दूसरे कंट्री के सिटीजन पे लग ही नहीं सकता हूँ। भैया दूसरा कंट्री का सिटीजन है, यहाँ पे मेजोरिटी माइनॉरिटी का कोई फिर उसका रोल ही नहीं रह जाता है ना। अब अगर हम आर्टिकल नंबर 30 की बात करें तो इसमें हो जाता है मतलब क्या बोलेंगे कि जो भी आपके अलग अलग रिलीजन के लोग हैं, अलग अलग सेक्शंस के लोग हैं, वो अपने चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस को एडमिनिस्टर कर सकते हैं, उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, उससे किसी पुअर को या फिर किसी को भी अपना जो है मेडिकल रिलीफ दे सकते हैं, एजुकेशन दे सकते हैं। ये सारी की सारी चीज़ें आती हैं आर्टिकल 30 में। ठीक है, तो यहाँ पे भैया बताओ जरा, आर्टिकल 16 क्या सारे सिटीजन्स के लिए है, मतलब सारे पर्सन्स को है इंडिया में? अब भाई इंडिया के अंदर तो इंडिया के सिटीजन भी हो सकते हैं, कोई यहाँ पे घूमने भी आ सकता है। ये वाला ऑप्शन तो हो गया आपका गलत। अगले वाले पे आते हैं। राइट टू फ्रीडम अंडर आर्टिकल 19 इज अवेलेबल टू इंडियन सिटीजन्स ओनली। बिल्कुल सही बात है। प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी अंडर आर्टिकल 21 इज अवेलेबल टू इंडियन सिटीजन्स ओनली। मैंने बोला भैया इंडियन सिटीजन को तो सिर्फ ये आर्टिकल मिलेंगे, बाकी तो सबके लिए हैं, बाकी यूनिवर्सल है। तो भाई ये भी गलत हो गया आपका। अब यहाँ पे दो दो ऑप्शन कैसे सही हो रहे हैं? पहला वाला क्या कह रहा था, आर्टिकल 14 इज अवेलेबल फॉर, अच्छा ये भी तो गलत ही है। ये आर्टिकल 14 तो सबके लिए है, तो सिर्फ एक ही सही है यहाँ पे, ये वाला कि आर्टिकल 19 ही है जो इंडियन सिटीजन्स के लिए है। तो बस इतना सा याद रखना, ये वाला पॉइंट आप नोट डाउन कर लीजिए कहीं पे। अगले वाले क्वेश्चन पे आते हैं, क्या कह रहा है भैया। अच्छा, इन क्वेश्चन को कराने का मतलब ये है कि आप इन टॉपिक्स को भी साइड में लिखते जाइएगा कि मुझे ये टॉपिक तैयार करने हैं, है ना। क्योंकि कई बार क्या होता है ना, पैटर्न एकदम से नहीं बदलता है। तो वो हो सकता है कि इन टॉपिक से या फिर आर्टिकल से और कोई क्वेश्चन दे दें, तो आपको वो पूरा टॉपिक भी अच्छे से पढ़ डालना है। क्लियर है? अच्छा, अब यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि अच्छा ये बेसिकली आपसे इंस्टीट्यूट पूछ रहा है कौन सा, कहाँ पे है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ हायर तिब्बतन स्टडीज़। देखो तिब्बतन स्टडीज़ का तो वहाँ वाराणसी में है। हाँ सारनाथ में, वाराणसी के पास में जो आपका सारनाथ है। ठीक है, यहाँ पे मैं जाके भी आया हूँ, पता है ना ये सारनाथ में, वहाँ पे बौद्ध का काफ़ी बड़ा एक वो दो तीन वहाँ वो हैं, मूर्तियाँ भी हैं, एक वहाँ घूमने का विहार भी है। इसके बाद नेशनल रिसर्च लेबोरेटरी फॉर कंजर्वेशन ऑफ कल्चरल प्रॉपर्टीज़, ये आपका लखनऊ में है। खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी, खुदा बख्श तो आपका पटना में है। फिर है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद इंस्टीट्यूट ऑफ एशियन टेक्नोलॉजी, ये आपका कोलकाता में है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए का 4। ये लो, एक ही ऑप्शन अगर आपको पता, ये ना कई सारे बच्चों ने एक ही ऑप्शन से ही लगाया होगा। ये सबको ही पता है कि भैया तिब्बतन वाला सारनाथ में ही है, तो ये कॉमन सेंस वाली बात हो गई। अगले वाले सवाल पे आते हैं। क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। अच्छा ये देखो, ये जो इंस्क्रिप्शंस हैं, ये वाले सवाल हमने अपनी ई बुक में भी दे रखे हैं, है ना। जो ई बुक एफसीआई वाले बच्चों के पास होगी, उनको इसमें से कई सारे क्वेश्चंस हो गए होंगे उनसे, तो यार बहुत बहुत सारी चीज़ें हैं जो उसमें इंक्लूडेड हैं। अब आप सोच रहे हो कि ये सर सवाल कहाँ से आ रहे हैं, तो ये एक्चुअली मैं ना 10th तक की जो एनसीईआरटी है, उसमें से कई सारे सवाल इसमें मुझे सीधे सीधे देखने को मिले हैं। तो हो सकता है कि कई सारे क्वेश्चंस आपके वहाँ से इन्होंने दे रखे हों।
खैर, एक एक करके सारे पॉइंट पे चलते हैं। अच्छा, वैसे तो यार ये वाला जो इन्होंने क्वेश्चन दिया है ना, ये अगर आपके पास थोड़ा सा कॉमन सेंस का भी है ना एलिमेंट, तब भी आप इसको करेक्ट करके आ पाओगे। ये चीज़ भी होनी चाहिए, देखो आपको ना ऑप्शन एलिमिनेशन करना भी आना ही चाहिए। बस जीके में आज के टाइम पॉसिबल ही नहीं है आप सारे क्वेश्चंस आपको बिल्कुल डिट्टो आते हो। वहाँ पर आपका ये ऑप्शन एलिमिनेशन का जो खेल है ना, वो काम करेगा। जैसे कि अब इसने बोला, एक ऑप्शन देखो आप, इसने कहा ठीक है, आपने कहा मोस्ट अशोकन इंस्क्रिप्शंस वर इन प्राकृतिक लैंग्वेज, सॉरी प्राकृत लैंग्वेज, ये वैसे करेक्ट ही बात है, सही है। मोस्ट ऑफ प्राकृत इंस्क्रिप्शंस वर रिटन इन ब्राह्मी स्क्रिप्ट, ये भी ठीक बात है। प्राकृतिक स्क्रिप्ट, प्राकृत जो इंस्क्रिप्शन थी वो ब्राह्मी स्क्रिप्ट में लिखी जाती थी, ठीक बात है ये। अभी मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि आपको नहीं पता होगा। फिर आपने कहा अच्छा सर, फिर अरेबिक, अरामिक और जो ग्रीक स्क्रिप्ट हैं वो अफगानिस्तान में इंस्क्रिप्शन में यूज़ की गई हैं, ये भी सही बात है, लेकिन मैंने कहा चलो आपको नहीं पता। फिर आपने देखा सर इसमें लिखा है इंस्क्रिप्शंस आर राइटिंग ऑन पॉटरी। भैया जो घड़े वगैरह होते थे, जो पॉट्स वगैरह होते थे, क्या उन पे इंस्क्रिप्शंस को खोद दिया जाता था, जिस वजह से वो वर्चुअली नॉन परमानेंट रिकॉर्ड्स ऑफ हिस्ट्री थे। अगर वो नॉन परमानेंट रिकॉर्ड्स थे तो वो भैया हमें वो अभी मिले कैसे? और इंस्क्रिप्शंस क्या होते थे, किसी भी स्टोन पे आपको इंस्क्रिप्शन मिलती थी, है ना? तो या फिर आपको किसी आयरन के उस पे लिखा रहेगा, आयरन का कोई बड़ा सा स्तंभ होगा, उसमें आपको लिखा मिलेगा, या फिर ऐसे इंस्क्रिप्शंस होती थी पत्थरों पे, या किसी एक बहुत बड़े स्टोन पे लिख दिया गया, या बहुत एक ऊंचा सा आयरन का पिलर लगा दिया गया, उस पे लिख दिया गया, तो ये इंस्क्रिप्शंस होती थी। ये थोड़ी कि भैया पॉटरी पे लिख दिया, और फिर आगे ये भी कह रहा है नॉन परमानेंट रिकॉर्ड्स ऑफ हिस्ट्री, तो बिल्कुल ये ऑप्शन आपका गलत हो गया, है ना? ये चीज़ है। अगले वाले क्वेश्चन पे आते हैं। क्या कह रहा है, इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग ऑफ श्रम शक्ति, श्रम शक्ति के बारे में क्या सही नहीं है? तो भैया ये समझो, श्रम शक्ति है क्या? अच्छा, हम आप कहोगे सर श्रम शक्ति मतलब कुछ कोई भी चीज़ हो सकती है, अब यहाँ पे किसके बारे में बात की जा रही है, हमें क्या पता? तो मैं कहूँगा उसके लिए आप सबसे पहले ऑप्शंस देखो, ये क्या है, पोर्टल के बारे में कोई बात हो रही है ना? और एक और ऑप्शन है क्या इसमें, हाँ, माइग्रेंट वर्कर्स की बात हो रही है, तो आपके दिमाग में तुरंत क्लिक करेगा, एक तो भैया देखो श्रम शक्ति एक्सप्रेस है या बहुत सी चीज़ें हैं, बट ये जो श्रम शक्ति है, ये कहीं ना कहीं श्रम शक्ति पोर्टल की बात की जा रही है। तो अब श्रम शक्ति पोर्टल जो है वो 2021 में लॉन्च किया गया था, टू बी एग्जैक्ट 22 जन 2021 में, ठीक है। और ये एक नेशनल माइग्रेशन सपोर्ट पोर्टल है, सही बात है, ये भी करेक्ट बात है। और इसका ये ना जो माइग्रेशन करते हैं ना वर्कर्स वगैरह, उनके लिए लॉन्च किया गया था। इसके साथ में एक श्रम साथी नाम का एक वो ट्रेनिंग प्रो मैनुअल भी यहाँ पे उनको दिया गया था, जो माइग्रेंट वर्कर्स होते हैं ना, उनके लिए श्रम साथी नाम का एक वो भी लॉन्च किया गया था। और ये मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने इस पोर्टल को लॉन्च किया था। कौन सी मिनिस्ट्री ने? मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, ठीक है। तो यानी कि आपको अब ये ध्यान में रखना है, ये तो चलो सवाल आ गया 2022 के एग्जाम में। अब आपको जो भी स्कीम्स होंगी इंपॉर्टेंट, जो आपकी इंपॉर्टेंट स्कीम्स हैं, वो आपको थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान में रखना होगा। जो भी स्कीम्स होंगी, पोर्टल लॉन्च हुए होंगे पिछले एक साल में, उनको आपको कर लेना है। या फिर जो भी स्टेट वाली स्कीम्स हैं, वो तो मतलब आप करो ना करो उसको छोड़ ही सकते हो, लेकिन जो यूनियन की हैं, जो आपके सेंट्रल गवर्नमेंट की हैं स्कीम्स हैं, पोर्टल्स हैं, वो आपको ज़रूर कर लेने हैं, ठीक है। चलो, ये चाइल्ड वर्कर्स के लिए नहीं है ये वाला, ये ऑप्शन गलत होगा इसका। अगले वाले सवाल को आकर के देखते हैं। तो द टर्म ज्योग्राफी वाज फर्स्ट कॉइन्ड बाय, तो सबसे इजी सवाल है ये। बताओ भैया ज्योग्राफी को कॉइन किसने किया था? तो भैया इसे कॉइन किया था आपके एरोस्थनीज, ये क्या बोलते हैं, एरेस्टोस्थनीज ने, ठीक है, यही करेक्ट आंसर है। अगले वाले सवाल पे आते हैं। क्या कह रहा है अगला का सवाल? द्रोणाचार्य अवार्ड 2021, अरे यार ये इसको करने की कोई नीड नहीं है, ये अभी के लिए तो रेलेवेंट ही नहीं है। करंट अफेयर वाले में आपको अब ये भी याद रखना है, आप यहाँ पे ध्यानचंद अवार्ड, ये कुछ टॉपिक्स हैं जो या तो आप खुद से कर लो, या मुझे आप कमेंट सेक्शन में बता दो तो मैं आपको ये करा दूं, है ना? लेकिन इनको कंप्लीट करके जरूर जाना। ध्यानचंद अवार्ड ये आपका शायद जन या फेब में ही आए थे, अभी मतलब रिसेंटली ही आए हैं, जैन में या फेब में, ठीक है। और इसके अलावा द्रोणाचार्य अवार्ड है ना, ये जो भी नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड है ना, इनको आप करके ही जाइएगा, द्रोणाचार्य। अगले वाले क्वेश्चन पे आते हैं। क्या कह रहा है, राइट टू वर्क अंडर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, अच्छा, जो आपका आर्टिकल 41 है वो किस में आता है? फंडामेंटल राइट है, ड्यूटी? अब देखो यार ये तो बहुत ही ईजी हो गया।
तो अगर हम फंडामेंटल राइट की बात करें तो भैया 12 से 35 होता है फंडामेंटल राइट। कितने होते हैं? 6 होते हैं। अब आप मुझे, जो भी बच्चा है इसको डिटेल में बताएगा कि ये 6 आर्टिकल्स का क्या क्या बाइफरकेशन है, जैसे कि राइट टू इक्वलिटी कौन कौन से आर्टिकल होते हैं, है ना, इस तरीके से आपको सारे बताने हैं। उसका मैं कमेंट पिन कर दूंगा। इसके बाद में आपका आता है आर्टिकल 36 से 51 तक आ जाता है आपका डीपीएसपी। तो आर्टिकल 41 जो राइट टू वर्क है वो किस में आता है? डीपीएसपी में आता है। सीधी सी बात है। राइट आंसर इसका ये हो जाएगा, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। अगले वाले सवाल पे आते हैं। तो एज पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया करेक्टली मैच क्या नहीं है? अच्छा, देखो शेड्यूल है, अलग अलग शेड्यूल की यहाँ पे बात की जा रही है, तो फटाफट से हम देख लेते हैं कौन से शेड्यूल में क्या आता है। अच्छा देखो, अब मैं यहाँ पे ना आपको शेड्यूल के साथ साथ उस शेड्यूल में कौन कौन से आर्टिकल आते हैं वो भी लिखवा रहा हूँ। उसको लिखवाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि आजकल वहाँ से कई क्वेश्चन देखने को आ रहे हैं, है ना। तो मैं इसको, थोड़ा सा नीचे आते हैं, चलो यहीं से शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले अगर हम बात करें फर्स्ट शेड्यूल की, इसके अंदर आ जाता है आपका आर्टिकल 1 और 4। ठीक है, ये जो है आपका, मैं ऐसे लिखूंगा, ये शेड्यूल होगा, ये होंगे आपके उसके अंदर आने वाले आर्टिकल्स, और फिर इसके आगे ये शेड्यूल किससे रिलेटेड है। ठीक है, ये तीन चीज़ें हमें कवर करनी है। ये होता है आपका नेम्स ऑफ स्टेट, नेम्स ऑफ स्टेट एंड यूटीज। ठीक है, एंड देयर टेरिटोरियल एक्सटेंट, टेरिटोरियल एक्सटेंट। तो बेसिकली ये किसके बारे में बात करता है कि जो भी टेरिटरी ऑफ इंडिया है वो कौन कौन सी है। फिर आ जाता है आपका सेकंड शेड्यूल। सेकंड शेड्यूल में देखो आर्टिकल्स आते हैं आपके 59, आर्टिकल 65, आर्टिकल 75, फिर 97, 125, 148 और 158 आएगा। फिर आपका प्लस 6, 164 और 186 और 221, है ना। ये आर्टिकल्स कवर होते हैं आपके शेड्यूल 2 में। एंड इसमें कवर किया जाता है बेसिकली जो भी इमोल्यूमेंट्स होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? इमोल्यूमेंट्स, इमोल्यूमेंट्स। ठीक है, इमोल्यूमेंट्स हो गए, या फिर आपके अलाउंसेस हो गए, या फिर अदर प्रिविलेजेस हो गए। तो ये सारे के सारे कवर होते हैं। अच्छा, किस किस के होते हैं? तो प्रेसिडेंट हो गए, गवर्नर हो गए, स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर हो गए, आपके चेयरमैन हो गए, या फिर राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन हो गए, फिर जजेस हो गए सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के। जो आपकी सैलरी बनेगी ना सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के एम्प्लॉयज़ की, जो भी जजेस होते हैं इनके, तो उनका सेकंड शेड्यूल में डिस्क्रिप्शन है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, और इसके अलावा एक कैग, है ना। तो ये सभी सेकंड शेड्यूल में आते हैं, इसलिए मैंने ये आर्टिकल मेंशन अलग से किया है। जिन बच्चों को ये आर्टिकल के बारे में नहीं पता है ना, एक बार खुद से सारे आर्टिकल ये सर्च कर लेना। ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, इनको सर्च करके इनकी डिटेल आप लिख ही लीजिएगा। नहीं तो मैं एक अलग से वीडियो लाऊंगा, उसमें इनकी सारी डिटेल बताऊंगा। खैर, थर्ड वाले शेड्यूल की बात करें तो इसमें आ जाता है आपका, एक तो सेकेंड से 75 निकलेगा, 99, 124, 148 और आपका 164, 188 और 219, है ना। ये आर्टिकल्स हैं। और ये बेसिकली क्या बात करता है? ये कहता है ओथ, जो भी ओथ से रिलेटेड होंगे आपके। ओथ किस किस की लेनी होगी यहाँ पे? ओथ एंड एफर्मेशंस, एंड एफर्मेशंस आ जाते हैं यहाँ पे आपके कैग के, जजेस के, तो सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट के जजेस होंगे, एमपी एमएलए हो गए, और इलेक्शन के कैंडिडेट्स हो गए, एमपी एमएलए, इलेक्शन कैंडिडेट, एंड आपके जो भी यूनियन और स्टेट के मिनिस्टर्स हैं। ठीक है, लेकिन कुल मिलाकर ये बात याद रखिएगा, ओथ एंड एफर्मेशंस। फिर हम आते हैं फोर्थ शेड्यूल पे। फोर्थ शेड्यूल में आपका आ जाता है आर्टिकल 4 और 80, आर्टिकल 4 एंड आर्टिकल 80। भाई ये दो का क्या मतलब है? ये बोलता है एलोकेशन ऑफ सीट्स, एलोकेशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा। ठीक है, राज्यसभा की कहाँ कहाँ पर होंगी भैया? स्टेट एंड यूटीज, स्टेट एंड यूटीज। तो ये आ जाता है आपका आर्टिकल 4 और आर्टिकल 80 में। अच्छा, अगर हम बात करें फिफ्थ अमेंडमेंट की, तो फिफ्थ अमेंडमेंट में आपका आता है आर्टिकल नंबर 244। आर्टिकल 244 बेसिकली क्या बोलता है? एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ, किसका एडमिनिस्ट्रेशन और कंट्रोल? शेड्यूल्ड एरियाज, शेड्यूल्ड एरियाज एंड शेड्यूल्ड ट्राइब, है ना। अब इसके आगे जब हम सिक्स्थ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की बात, सॉरी, सिक्स्थ शेड्यूल की बात करते हैं, तो इसमें आता है आपका 244
एंड 275 ये बोलता है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ, यार ये पेन को क्या हो गया? ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज ऑफ। अब देखो ये कहाँ के ट्राइबल एरियाज की बात करता है, AMTM, है ना, AMTM। अब भैया ये क्या है AMTM? तो ये है आपका असम, ये वाला M है मेघालय, T से है आपका त्रिपुरा, और M से है आपका, बताओ भैया M से क्या होना चाहिए? मणिपुर? नहीं, ये होता है मिजोरम। ठीक है, याद रखना, मेघालय मिजोरम, EI। ठीक है, M के बाद E है फिर I है, मतलब थोड़ा थोड़ा दिमाग में ऐसे रहेगा, नहीं तो मणिपुर नहीं करोगे इसका, है ना। चलो, ये हो गया एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज कहाँ का? AMTM का। ठीक, कई लोग ATM करके याद रखते हैं, बट ठीक है, जो भी आपके दिमाग में बैठ जाए, ये बढ़िया होना चाहिए ऐसा। सेवन्थ शेड्यूल की अगर हम बात करें, सेवन्थ शेड्यूल आपका बात करता है आर्टिकल नंबर 246 की। ठीक है, ये 244, ये 244 और 275। फिर आपका जो सेवन्थ आर्टिकल है ये 246 की बात करता है। इसमें बेसिकली बात क्या है? डिवीजन ऑफ पावर्स बिटवीन यूनियन एंड स्टेट, है ना, यूनियन एंड स्टेट इन टर्म्स ऑफ कौन कौन सी तीन लिस्ट होती हैं आपकी? यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, और फिर एक आपकी होती है कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट, है ना। यूनियन लिस्ट में अगर हम बात करें कितने सब्जेक्ट हैं भैया? 100 सब्जेक्ट हैं। स्टेट लिस्ट में आपके 61 सब्जेक्ट हैं। कॉन्करेंट लिस्ट में 52 सब्जेक्ट हैं, है ना। ये भी कई बार पूछ लेता है ऐसा। तो तीन लिस्ट हैं, यूनियन वाली को लिस्ट 1 बोलते हैं, स्टेट वाली को लिस्ट 2 बोलते हैं, कॉन्करेंट वाली को लिस्ट 3 बोलते हैं। ये हो गया सेवन्थ। फिर आ गया आपका एट्थ कॉन्स्टिट्यूशनल, सॉरी शेड्यूल, एट्थ शेड्यूल, है ना। अब ये इसमें आता है आपका आर्टिकल नंबर 344 और आर्टिकल नंबर 351। ठीक है, और इसमें हमें ऑफिशियल लैंग्वेजेस के बारे में पता चलता है, ऑफिशियल लैंग्वेजेस। ठीक है, और एज ऑफ नाउ आज की डेट में कितनी ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में? तो 22 लैंग्वेजेस हैं। अच्छा, लैंग्वेजेस से बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जिसमें कि मैं आपको बताता हूँ, है ना, सारी चीज़ें बताता हूँ। ओरिजिनली तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लैंग्वेजेस थी वो थी 14। ठीक है, कितनी थी टोटल? 14 लैंग्वेजेस थी। फिर हमारे हुए 4 अमेंडमेंट, 4 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स हुए, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जिनके थ्रू बाकी की आपकी 8 लैंग्वेजेस को ऐड कर दिया गया। और वो आपसे अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से कौन सी वाली लैंग्वेज को ऐड किया गया है। तो जैसे कि आपका सबसे पहला बात करें, 21st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो कि आया था 1967 में, इसके थ्रू सिंधी लैंग्वेज को ऐड कर दिया गया था हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफिशियल लैंग्वेजेस में। ठीक है, फिर आया आपका 71st, देखो 21 के बाद 71st, ये कौन से ईयर में आया था? 1992 में। अब 71st के थ्रू यहाँ पे 3 लैंग्वेजेस को ऐड किया गया, एक है कोंकणी, दूसरी है आपकी मणिपुरी, और तीसरी है आपकी नेपाली। ठीक है, इसके बाद आपका तीसरा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आता है 92nd, और ये आया था 2003 में। ठीक है, इसके थ्रू यहाँ पे आपकी 4 लैंग्वेजेस को ऐड किया गया, जिसमें थी बोडो, डोंगरी। ठीक है, बोडो हो गई, डोंगरी हो गई, और मैथिली एंड संथाली। मैथिली, और आपकी फोर्थ वाली है संथाली। ठीक, अब ये 4 लैंग्वेजेस हो गई। आप कहोगे सर 4 ऊपर 8 लैंग्वेजेस तो यही हो गई। तो जो फाइनल आपका लेटेस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है 96th वाला, जो 2011 में आया था, इसने यहाँ पे कोई लैंग्वेज को ऐड तो नहीं किया, लेकिन जो ऑलरेडी एडेड लैंग्वेज थी ओडिया, ओरिया करके लिखा हुआ था, उसका नाम चेंज करके ओडिया कर दिया, है ना। जो इसका करेक्ट नेम है बेसिकली ओडिया, तो इसका लैंग्वेज का नाम ओडिया करा गया था। और रिसेंटली अभी जो है आपका सुप्रीम कोर्ट ने 2023 में राजस्थानी लैंग्वेज को एक PIL रजिस्टर हुई थी कि राजस्थानी लैंग्वेज को ऐड किया जाए, तो उसको रिजेक्ट कर दिया गया। तो एज ऑफ नाउ टोटल अपनी 22 लैंग्वेजेस ही हैं। ये बातें याद रखिएगा 8 शेड्यूल से। ठीक है, अब
टोटल कितने हैं भाई? 12 शेड्यूल हैं अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, तो स्टार्टिंग में तो 8 थे। अब आप एक क्वेश्चन का आंसर आप देंगे कि भाई कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू हमारे पास 8 शेड्यूल, मतलब सॉरी 4 शेड्यूल और आ गए, है ना? बताएंगे आप ये कमेंट सेक्शन में। अब अगले वाले की बात करें, नाइन्थ शेड्यूल की। नाइन्थ शेड्यूल में देखो, आर्टिकल नंबर आपका 318, ठीक है। और ये पहला अमेंडमेंट एक्ट आया था ना जो आपका 1951 में आया था, पहला अमेंडमेंट एक्ट। उसमें लैंड रिफॉर्म्स की बात की गई थी कि बेसिकली जो भी एक्ट हैं रेगुलेशंस के, या जो भी है आपका लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड, तो ये आ जाता है नाइन्थ शेड्यूल में। इसी शेड्यूल के तहत आपका इसमें जो आर्टिकल है आपका 318, तो अरे यार 318 नहीं है, 31 बी है ना। 31 बी में जो आपका लैंड रिफॉर्म्स हैं, या फिर ज़मींदारी सिस्टम को अबॉलिश कर दिया गया है ना, उसकी बात की जाती है। फिर टेंथ वाला जो आपका शेड्यूल है, टेंथ शेड्यूल, इसमें आपका क्या आता है, आर्टिकल नंबर 102 और आर्टिकल नंबर 191, ठीक है। इसमें बात की जाती है वही एंटी डिफेक्शन लॉ की, एंटी डिफेक्शन लॉ, है ना। फिर आ जाता है आपका 11 शेड्यूल। इसमें आ जाता है आपका आर्टिकल नंबर 243 जी, है ना। इसमें बेसिकली जो भी पंचायत से रिलेटेड आपके आर्टिकल्स वगैरह हैं, पंचायत आती हैं 11th में। और 12th में आ जाता है आपका म्यूनसिपैलिटी, है ना। म्यूनसिपैलिटीज़, और म्यूनसिपैलिटीज़ का आर्टिकल है 243 डब्ल्यू तक, ठीक है। इसका है 243 जी तक। तो ये पूरी कहानी है। आपके जो भी शेड्यूल्स हैं इंपॉर्टेंट, उसके मैंने आर्टिकल भी कवर करवा दिए। जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो हमने कवर कर ली हैं शेड्यूल की। तो फिलहाल इस सेशन को यहीं पे एंड करते हैं। बाकी अगले वाले सेशन में करेंगे, आपका कंप्यूटर वाला पार्ट भी फिनिश हो जाएगा। अब कंप्यूटर वाला पार्ट ही बच रहा है अब, है ना। जीके वाला हमने इस पेपर का फिनिश कर दिया है। तो जो टॉपिक्स निकल के आ रहे हैं ना, उनका आपको खासी ध्यान रखना है कि मुझे ये टॉपिक कंप्लीट करने हैं, ठीक है। फिलहाल इस सेशन को एंड करता हूँ। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर एंड बाय बाय।